को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। बीजेपी के 2 दिन के अधिवेशन के आज आखिरी दिन, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का रोडमैप क्लियर कर दिया? सवाल यह भी है कि मोदी की ललकार के बाद विपक्ष में भगदड़ मची है तो वो लड़ेंगे कैसे? सवाल यह भी कि क्या 2024 के चुनाव से पहले कई और विपक्षी नेता अपनी पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं? बीजेपी के 2 दिन के पार्टी अधिवेशन के आखिरी दिन आज बीजेपी ने नया गाना जारी किया। बीजेपी ने नारा दिया, फिर एक बार मोदी सरकार। इस अधिवेशन के समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिनाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। भाजपा जरूरी क्यों है ये बताया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार का एजेंडा क्लियर कर दिया और कहा कि तीसरे टर्म में एनडीए 400 पार। सुनिए, विपक्ष के नेता भी मोदी जी को एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का वादा किया। साथ ही विपक्ष पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। उनका यह बयान सुनिए। दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जननी करार दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश में साजिश रचने का आरोप भी लगाया। उनका यह बयान सुनिए। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं।
इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे विपक्ष पर चुन चुन कर वार किया। कांग्रेस ने जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, उसे लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस का सर्टिफिकेट देते हैं, भगवा आतंकवाद के नाम से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। और मित्रों, अंतिम चरम सीमा तो तब आ गई जब 550 साल के बाद इस देश में उत्सव का क्षण आया। रामलला का प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे। रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रही है। बीजेपी ने अपने इस अधिवेशन के जरिए एक तरफ अपना विजन साफ कर दिया, चुनाव में मुद्दे कौन से होंगे यह भी क्लियर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में क्या हो रहा है आप देखिए। भगदड़ मची है वहां पर, गठबंधन की पार्टियां किनारा कर रही हैं। कोई कह रहा है अलग अलग जगहों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वहीं पार्टियों के अंदर घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी में पिछले 10 दिन के भीतर 3 नेताओं ने महासचिव का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। करीब 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने के संकेत मिलने लगे। वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस में महाराष्ट्र के अंदर देखिए भगदड़ मची है, मध्य प्रदेश में भगदड़ मची है। महाराष्ट्र में 3 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया। कमलनाथ जैसे नेता के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। नकुलनाथ प्रियानाथ को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। मनीष तिवारी को लेकर भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी जा सकते हैं। यह हाल विपक्षी गठबंधन का है, तो सवाल है कि लड़ेंगे कैसे, रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि कांग्रेस साजिश रचाई, मोदी के पास पक्की रिपोर्ट और इसीलिए उन्होंने आज हमला बोला। सवाल यह भी कि जो भी बचा उससे 24 तक बीजेपी खुद में जोड़ लेगी क्या, क्योंकि कहा जा रहा है कि भर्ती अभियान चल रहा है। सवाल यह भी कि मोदी ने ललकारा खड़े होकर पूरे विपक्ष में भगदड़ मची है। 2024 विजय का अभियान, जीत का यह मोदी मंत्र कितना कारगर होगा। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रोफेसर सुबोध मेहता है आरजेडी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश भाई आपसे शुरू कर रहा हूं। बीजेपी का एजेंडा बहुत क्लियर है, मुद्दे क्लियर हैं। राम मंदिर, 370, राफेल एचएएल पर आपने भ्रम फैलाया, यूसीसी, विकसित भारत, लेकिन आप लोग सर अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे। इसमें मुद्दा क्लियर क्या है, स्पष्ट बताइए। बीजेपी तो कांग्रेस की निंदा ही करेगी। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि बीजेपी इस बात को स्वीकार करेगी कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाया? क्या भाजपा स्वीकार करेगी कि कांग्रेस ने भारत की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक बढ़त की नींव रखी? क्या इस बात को स्वीकार करेगी कि वर्तमान में जो भारत की स्थिति है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय कांग्रेस की नीतियों को जाता है? क्योंकि उस समय जब भारत देश में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परेशानियां थी, तब कांग्रेस ने अपनी विचार। लोकेश भाई मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि भारत की जो वर्तमान में स्थिति है उसका श्रेय कांग्रेस को जाता है, तो पहले तो सर खुलकर आप मान रहे हैं कि भारत की स्थिति बहुत शानदार है और ये वास्तु स्थिति है, तो फिर तो आप लोग रैलियों में, भाषणों में गलत बात कहते हैं कि भारत की ऐसी स्थिति है, वैसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति खराब है, डवाडोल स्थिति है। तो या तो वो बात सही है या तो ये बात सही है।
राकेश जी, स्थिति और बढ़िया होती, अच्छा। आर्थिक भी, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। हाँ, ना तो सामाजिक तनाव होता, हाँ, ना आर्थिक दबाव होता, ना राजनीति में असंवैधानिक तरीके से दांव पेच खेले जाते। खैर, ख्याल है, ख्याल अच्छा है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि 2024 में जिस भारत को हमने संजोया था, जिस भारत को हमने बनाया था, उसका पुनः उसी स्वरूप में जागरण हो। हम बात ठीक है, अमृतकाल की बात होती है 2047 में, लेकिन हम चाहेंगे कि 2047 तक वो भारत जो 1947 में आया था वो और सशक्त हो, ना कि एक नया भारत जिसकी ये कल्पना, जिसका केवल ये गुणगान गाते लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहते। तो हम तो चाहते हैं कि 2024 में वाकई में लोकहित की सरकार बने, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बने। ठीक। और भाजपा अगर कांग्रेस की निंदा करती है, खैर ये तो उसे करना ही है। नहीं, चलिए चलिए, मैं आ रहा हूं लोकेश भाई। मेरा सवाल निंदा को लेकर था ही नहीं, मैंने तो मुद्दे गिनाकर पूछे कि बीजेपी ने अपने अधिवेशन से ये मुद्दे गिना दिए। भाई ये जनता के बीच इसकी चर्चा होगी, लेकिन आप लोग सर मुद्दे गिनाने की बजाय पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। हर दूसरे दिन किसी बड़े नेता के बीजेपी में जाने की खबरें, किसी दूसरी पार्टी में जाने की खबरें, लड़ेंगे कैसे? मैं इस पर चर्चा करूंगा लोकेश भाई, मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं जवाब दे दीजिएगा सर। रुक जाइए, बाकी मैं के पास चला जाऊंगा। नहीं, रुक जाइए अनिला जी। देखिए अनिला, इसी बात को आप समझिए। अच्छा, 20 सेकंड में बोलिए। है कि भाजपा को कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उसके पास नेता ही नहीं है जो उसे बता पाए आगे करना क्या है। इसलिए तो कांग्रेस के नेताओं से उनको बार बार लुभाया नहीं, दूसरा पहलू ये भी है लोकेश भाई कि उन नेताओं को कांग्रेस में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा होगा, इसीलिए भी वो दूसरा रास्ता देख रहे होंगे। ये भी एक पहलू है, ये भी एक आईना है। खैर, मैं इस पर विश्लेषण नहीं करूंगा। अनिला जी, आप लोग कांग्रेस में किसी नेता को नहीं छोड़ेंगे, बड़े नेता को? सब लोग आपके दरवाजे, आपके रास्ते, ये अलग ट्रेंड है? नहीं, मैंने सुना है कि कांग्रेस ने कुछ एक लिस्ट भी जारी की है कि कितने लोग इनको छोड़कर चले गए हैं, कितनों का कल्याण हुआ है, कितनों का कल्याण नहीं हुआ है। मतलब इतनी मेहनत और इतना रिसर्च वर्क अगर ये पहले कर लेते तो शायद इनके राजनीतिक दल से जो नेता हैं, जो इनके सो कॉल्ड दिग्गज चेहरे हैं, इनके राजनीतिक दल को छोड़ना नहीं पड़ता। ठीक है ना? भारतीय जनता पार्टी के तो नेता नहीं छोड़कर जाते भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता में नहीं रहे। तो कुछ ना कुछ बात है ना कि इनके राजनीतिक दल को जब एक के बाद इनके बड़े चेहरे छोड़ के जा रहे हैं। 2024 की अगर मैं बात करती हूँ तो विभाकर शास्त्री जी, अशोक चौहान के, बाबा सिद्दीकी, जगदीश शेट्टार जी, अशोक तंवर जी, मिलिंद देवड़ा जी, ये तो 2024 में इनके राजनीतिक दल को छोड़कर चले गए हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं भारत, एक बेसिक डिफरेंस है जब हम इंडिया और भारत कहते हैं। हाँ, राहुल गांधी जी आजकल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको इंडिया जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इनके अलायंस के भी पार्टनर्स एक एक करके इनका साथ छोड़कर चलते चले जा रहे हैं। नेता तो जा ही रहे हैं, इनके अलाइंस पार्टनर्स भी इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको अपनी चिंता करनी चाहिए। तो इंडिया जोड़ो यात्रा करें। बेसिक डिफरेंस मैं कह रही हूँ कि जो इंडिया और भारत का है ना, मैं आपको उसका डिफरेंस बनाती हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है भारत को जीने वाली पार्टी है, और भारतीय संस्कृति क्या है उसको समझने की आवश्यकता होती है, वो नव्य करने की आवश्यकता होती है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी कभी नहीं समझ सकती है। भ्रष्टाचार और लूट, ये इनका मंत्र है। ठीक है अनिला जी, मैं आ रहा हूं। मनोज यादव जी, जो हाल कांग्रेस का अंदर है वही हाल आपके यहां भी ये बीजेपी मुद्दे गिनवा रही है। सलीम शेरवानी इस्तीफा देते हैं, आबिद रजा इस्तीफा देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं, और तो और खबर ये भी आ रही है, पता नहीं कितना सच है, आप हो सकता है ज्यादा जानकारी दे दें, कि करीब 1 दर्जन विधायक आपकी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चुनावी सीजन राकेश जी चल रहा है, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा। यही तो होती है सहालक, इसी को तो सहालक कहते हैं राजनीति की। इसको आना जाना जाए, आना जाए लगा रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात करता हूं, चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने आज एड्रेस किया है, और एक सबसे बड़ी बात जो एड्रेस की है वो ये की है कि भारत 2047 में महाशक्ति बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, विकसित देश बन जाएगा। आपको याद दिलाता हूं, पूर्व के एक बीजेपी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब 1999 से 2000 में हम प्रवेश हुए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी का नारा था कि 2020 में देश महाशक्ति। नहीं मनोज जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, आप बोल लीजिएगा। नहीं टोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं
बीजेपी का एजेंडा क्या, राष्ट्रवाद, विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, सर ये चर्चा चलती रहेगी। मेरा आज का मुख्य एजेंडा यह है कि वो तो मुद्दे गिना रहे हैं, आप नेता गिनाने की स्थिति में नहीं है। आप एक तरीके से मोहर लगा रहे हैं कि दर्जन भर विधायक छोड़ रहे हैं, 3 महासचिव अलग इस्तीफा दे दिए। सर लड़ेंगे कैसे आप लोग? अरे हमारे पास कोई कमी है क्या प्रत्याशियों की? हर लोकसभा पे 5-5 लोग मांग रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। मैंने इसीलिए उस बात को इग्नोर कर दिया। उस पे चर्चा किसी दिन विशेष रूप से कर लीजिएगा। आज बीजेपी के अधिवेशन पे चर्चा होनी चाहिए। राकेश जी, इस पे मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 सेकंड बोल लेने। बोलिए। भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। जितने भी उस कांग्रेस ने जननी मतलब मां ने जो भ्रष्टाचारियों को जन्म दिया, उनका अड्डा है भाजपा। किसका किसका नाम गिनाओ, किसका किसका गिनाओ? अशोक चौहान का गिनाओ, अजीत पवार का गिनाओ, या जितने भी भ्रष्टाचारी गए हैं बीजेपी में। तो यानी कि भ्रष्टाचार का अड्डा है बीजेपी और उसके मुखिया है प्रधानमंत्री। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी कहा कि टूट के चले जाएंगे, आधी कांग्रेस इधर चली जाएगी, अन्य पल टूट जाएंगे। सुनो, प्यार से कह रहा हूं, सिर्फ ईडी या सीबीआई में से एक हमको दे दो, सिर्फ एक 2 नहीं टूटेंगे। तुम्हारी अगर आधी से ज्यादा भाजपा ना खत्म कर दे तो मेरा नाम मनोज यादव नहीं, और छोड़ो दूसरे की बात, सिर्फ अकेले मैं ही खत्म कर दूंगा। ठीक है मनोज जी, लेकिन ईडी सीबीआई एक्शन क्यों कर रही है? उनके पास भी वजहें होंगी, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं अवधेश जी अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। 10 सेकंड में सिर्फ 10 सेकंड में कंक्लूड कर दूं भाई। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा अपने आप को शेर और सवा शेर बनने की जरूरत नहीं है। उनकी जो रियल ताकत है वो देश की जनता को पता है। आने वाले समय में उसका भी उनको जवाब। ठीक है, बहुत समय नहीं है, 100 दिन के अंदर किसकी क्या रियल ताकत है मनोज जी वो भी पता चल जाएगा। अवधेश जी आपके पास आऊंगा, एक साथ जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सुबोध जी आपके पास। और सवाल यह है कि आपके यहां भी मामला सब ठीक नहीं है। नीतीश कुमार गए, लालू यादव कह रहे हैं कि दरवाजे अभी भी खुले हैं, मतलब अभी गए नहीं, दोबारा बुलाने की भी स्थिति अलग तरीके का संकेत, मतलब लड़ने की स्थिति नहीं है, ये सभी दल मान रहे हैं। जी, लगता है कि आपने ध्यान से लालू प्रसाद यादव जी की बात सुना नहीं। हम लोग दरवाजा खोलकर वैसे व्यक्ति को रखते हैं, अगर थोड़ा सा भी समाजवाद जिसमें बचा हुआ हो तो उसको, उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। देर से भले ही आए, पर अगर एक बार भूला घर से निकला हुआ वापस आ जाता है तो उसके लिए दरवाजा बंद नहीं होता है। और जो बार बार भूल कर बार बार आए उसके लिए ये तो भाजपा से भी तो पूछिए ना, ये भाजपा से पूछिए कि माननीय नीतीश कुमार जी को बार बार वो जो है थाली खींच लिया था, फिर भी उनको ले लिया गया। देखिए, बात आज जो होने वाली थी कि भाई इन्होंने पढ़ाई के ऊपर एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, कृषि के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, गवर्नेंस के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। और जहां तक इकोनॉमी की बात रही राकेश जी, देखिए 2012 और 13 का स्टैनले और मॉर्गन का रिपोर्ट है कि 2047 तक और 2027 तक भारत जो है तीसरे पायदान पे और दूसरे पायदान पे चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो कार्यकाल जो 1991 से उदारवाद नीति आई है, तो देखिए जब वाजपेयी जी सरकार छोड़कर गए थे तो लगभग $1 ट्रिलियन भारत का बजट था। जब माननीय मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे तो लगभग 3 ट्रिलियन भारत का जो है बजट था। और आज जो है नहीं, लेकिन सुबोध जी मैं आ रहा हूं सर। नहीं, मैं बजट का आकार क्या है, कितना हो गया, मैं तो अभी उस पर चर्चा ही आज नहीं करना चाह रहा था। अवधेश जी, मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूं, मैंने लोकेश भाई से भी सवाल पूछा, मनोज जी से भी पूछा, सुबोध जी से भी सवाल पूछा, ये भगदड़ पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी कितना एकजुट होकर लड़ेगी, इंडी गठबंधन में बचेगा कौन कौन, इंडी गठबंधन एक साथ लड़ेगा नहीं लड़ेगा, किस पार्टी में कितने नेता बचे रहेंगे, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। जी मैं बोल नहीं, मनोज जी ने बोला है, मनोज जी को एक ही कारण नजर आया है कि ईडी और सीबीआई के कारण बाकी पार्टियां टूट रही है। मुझे नहीं मालूम सलीम शेरवानी के पास, आबिद रजा के पास कौन सी ईडी और कौन सा स्वामी प्रसाद मौर्य के पास गया है, या नीतीश कुमार को कौन सा ईडी और सीबीआई परेशान किया है, ये मुझे नहीं मालूम है। या कल मनीष तिवारी जाते हैं तो उनके खिलाफ कौन सी सीबीआई ईडी होगी। लेकिन मैं उत्तर देने के पहले एक लाइन और बोलूंगा, यही सीबीआई नरेंद्र मोदी के विरुद्ध केस बना रही थी, यही सीबीआई भीड़ करके और अमित शाह को जेल में डाला, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा सर, पार्टी नहीं छोड़ा, जेल भुगता है, केस लड़ा है, बाहर आया है, देश का गृह मंत्री है।
तो ईडी और सीबीआई के कारण ही अगर हुआ रहता तो जिस तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो बहुत कुछ हुआ था, हमको अच्छी तरह याद है। उस समय हम लोग बहुत कुछ जाते थे सत्ता में। अब आ रहा हूं, देखिए इस समय की परिस्थिति जो भारत की है और भारत के बाहर जिस ढंग से लीडर का काम क्या होता है, नरेंद्र मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। लीडर का काम होता है कि आगे बढ़ के अपने आइडियोलॉजी के अनुसार लीडिंग देना, एक विजन देना कि ताकि बाकी संगठन उसमें काम करे। अब वो लगातार विजन दे रहे हैं तो धीरे धीरे बाकी पार्टियों के अंदर, खासकर कांग्रेस के अंदर इस समय स्थिति यह है कि जो इस देश से हारा हुआ परवर्टेड लेफ्टिस्ट थे, हारे हुए परवर्टेड विकृत जो वामपंथी थे, वो सारे इस समय राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। आपने पॉइंटेड आंसर किया तो मुझे पता था कि मनोज जी का इशारा जरूर आएगा। तो मैं जरा बोल लूं ना एक लाइन। तो क्या है कि वो सारे इस समय ऐसे आ गए हैं कि वो राहुल जी को ऐसा बता दिए हैं कि आपको वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी से, बीजेपी आरएसएस से लड़ना है, अटैक करना है, इसी में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के अंदर इसको स्वीकार नहीं, कांग्रेस एक मध्यम मार्गी पार्टी रही है, तो इसलिए कांग्रेस की हालत चलिए मनोज जी। देखिए राकेश जी, अपने पीसीआर से कहिए ये वीडियो चलती रहने देना चाहिए जो चल रही है। किस तरीके से जो कह रहे हैं ना अकेला नरेंद्र मोदी कुछ नहीं, जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी का और नड्डा जी का अपमान अमित शाह ने भरे मंच पे किया है कि माले से भी बाहर हो गए। मतलब एक थोड़ी हिमाकत की माला, मतलब कहां से कहां चले जा रहे हैं, परवर्जन है ना। से बाहर मनोज जी अपनी पार्टी की चिंता कर लेंगे, भाजपा तो कल क्या होगी वो अलग बात है। सुनो देश के, अरे भाई ऐसा है ना, हमें बोलने का अधिकार है। नहीं अधिकार है तो कुछ भी थोड़ा बोलेंगे भाई, ये टेलीविजन डिबेट है, देश देखता है, हमको भी क्या प्रधानमंत्री का अधिकार है सर। रक्षा मंत्री मालूम नहीं आपके क्या बीजेपी का रक्षा मंत्री करेंगे ना, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। कैसे अमित शाह ने धक्का देके इशारे से मना कर दिया? नहीं धक्का देके इशारे, कहां धक्का दे दिया भाई आपको अरे मनोज जी, आपको राजनाथ सिंह ने फोन करके बोला क्या कि मेरा अपमान हुआ? बुला लीजिए ना पार्टी में। देखिए ये समस्या यही है कि अपना घर तो टूट के ध्वस्त हो रहा है, जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अरे भाई नहीं आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़िए ना, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। मुसलमान आपको छोड़ के जा रहे हैं, दलित और पिछड़े आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप कल्पना तो करिए। नहीं मनोज जी, आप अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के लिए बोल नहीं रहे हैं। अनिला जी देखिए, आपके नेताओं, आपकी पार्टी जितनी आपके नेताओं की चिंता नहीं कर रही, उतना मनोज जी यहाँ पर चिंता कर रहे हैं। अनिला जी रिप्लाई करिए। देखिए ऐसा है कि मनोज यादव जी अगर अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं तो उसमें मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है, लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी है। तो अगर पागलपन की हद तक कुछ भी उल्टा सीधा बकवास करेंगे यहाँ पर बैठकर, इसका मतलब मुझे इसका मतलब समझ में आ जाता है कि समाजवादी पार्टी चुप होकर बैठी है, जवान चलाने से नहीं हो जाता। चुप ठीक है, भगवान राम का अपमान करने वाले ये लोग हैं, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ने वाले ये लोग हैं। अरे पागलपन की हद तक जाकर मनोज यादव नहीं, चलिए अच्छा ठीक है, ये चीख से लाहौर ज्यादा हो गई, वक्त इतना ही है। मनोज जी शांत हो जाइए। अरे हो गया, चुनाव के लिए कुछ ऊर्जा बचाकर रखिए, अभी लंबा समय, 100 दिन का ये पूरा रण है, चर्चा आपसे बार बार होती रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि आज भगदड़ पर अपनी पार्टी के अंदर क्यों नेता इधर उधर, इस पर किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आने वाले दिनों में शायद ये जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए।